एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का एडुपत आचार्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जी हाँ साथियों, मंजिल दूर है लेकिन जाना जरूर है, वक्त बुरा है लेकिन सुधारना जरूर है। तो हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं आपकी पॉलिटी की, और सीटी का चाहे 12वीं पास वाला विद्यार्थी है, जो 12वीं पास वाला विद्यार्थी सीटी देगा, चाहे हम लोग बात करें ग्रेजुएशन वाली सीटी की, तो दोनों के अंदर ही ये टॉपिक है जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। और आज चर्चा करेंगे हम लोग प्रस्तावना के बारे में। कृष्णा जी, पीहू जी, सरल जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलो करें स्टार्ट, करें शुभारंभ। तो बिना समय बर्बाद किए सीधा चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक है आज का कौन सा? प्रस्तावना। हम लोग चर्चा जो करेंगे वो करेंगे किसकी? प्रस्तावना की। पहली बात तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये प्रस्तावना क्या होती है भाई? किसको आप लोग प्रस्तावना कह रहे हो? जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में कि प्रस्तावना क्या होती है। कभी सुना है नाम? मैं किताबी भाषा पर नहीं बात कर रहा, मैं केवल इतना पूछ रहा हूं आपसे कि प्रस्तावना आप किसको कहोगे? क्या होती है प्रस्तावना? बता दो जल्दी से लालो कि प्रस्तावना किसको कहते हैं। टॉपिक है हमारा कौन सा? प्रस्तावना। यानी कि हम लोग जो चर्चा करेंगे वो प्रस्तावना की चर्चा करेंगे। अब आपसे एक बात है जो याद दिलाना चाहूंगा आप लोगों को। डुग्गू नमस्कार, जाटनी शाबाश, वेलकम है। चलो, तो देखो आप लोगों ने 10वीं क्लास तक निबंध लिखा होगा। बात का तो पता नहीं आपने 12वीं में हिंदी लिया कि नहीं लिया, लेकिन 10वीं तक तो आप लोगों ने पक्का निबंध लिखा होगा। और निबंध के अंतर्गत, हाँ जी थ्योरी है, बिल्कुल जाटनी जी थ्योरी की क्लास है, क्योंकि अभी सीटी के लिए पहले थ्योरी पढ़ाएंगे फिर तभी तो प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना। तो बिल्कुल जैसी पेड कोर्स में क्लासें मिलती है वैसी यहाँ पर आप लोगों को क्लासें दी जा रही है। अब देखा होगा आपने कि 10वीं तक लिखा करते थे, और निबंध के अंतर्गत जो पहला पॉइंट होता था आपका वही होता था प्रस्तावना। क्या होता था? प्रस्तावना। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा तो प्रस्तावना में आप लोग क्या लिखते थे? बताओगे कोई कि क्या लिखा करते थे? आप तुरंत कहोगे सर हम तो वो लिखते थे जो किसी सार उस, हाँ मैं समझ गया ना, कि जो किसी में बताए। अरे भाई शॉर्ट में नहीं, अगर हम लोग बात करें कि उसका पूरा सार एक छोटे से रूप में उद्देश्य उसका, हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि भाई जो हम लोग आगे लिख रहे हैं ना पूरा निबंध, उसका उद्देश्य वहां पर लिखा जाए, वही प्रस्तावना होती है। ठीक है, तभी तो हम लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोगों ने संविधान का निर्माण किया था, और संविधान का जब हम लोगों ने निर्माण किया था तो निर्माण के समय ही, कब की बात कर रहा हूं? निर्माण के समय ही दिन था 13 दिसंबर का, और 13 दिसंबर 1946 के दिन आपको याद होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या रखा गया था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर आपके संविधान की क्या बना? उद्देश्य का बना। ठीक है, राम साहब, कृष्णा कटारिया जी। तो यहां पर हम लोग बात करें कि प्रस्तावना के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहली बात तो सीधी सीधी करें कि यहां पर प्रस्तावना जो है वो आई कहां से है? तो ध्यान रखना 13 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा की इंपॉर्टेंट तीसरी बैठक, और इस बैठक की अंतर्गत आपके किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या रखा गया था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। क्या रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव। और यही उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव, इसे किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। कब? तो याद रखिएगा 22 जनवरी, जबकि बात है 22 जनवरी और 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। क्या किया था? इसको स्वीकार किया था। किसने स्वीकार किया था? तो संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था। और यही आगे चलकर, यही क्या कह रहा हूं मैं? आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या बना भाई? यही उद्देश्य प्रस्ताव भारत की प्रस्तावना बना। भारत की क्या बन गया? प्रस्तावना बन गया। भारत की प्रस्तावना बना। अब यहां से आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा। बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानना जरूरी होता है हमें। चलो, बिल्कुल कृष्णा बाड़मेर, जाटनी शाबाश। हाँ बात करूंगा मैं, एक भी बात यहां पर नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल अर्पिता, डुग्गू,
शाबाश नवल किशोर, वेरी गुड। हाँ, उद्देशिका और आपकी प्रस्तावना एक ही है। इसी उद्देशिका को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रस्तावना बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहां से। अब हम लोगों ने क्या किया, हमारे संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना को लेकर आए। तो हम लोग प्रस्तावना को भारतीय संविधान में जो शामिल किया वो किस देश की प्रेरणा से शामिल किया था? जैसे कि हम लोग खुद के मन से तो कुछ करते ही नहीं है। जैसे आपने किसी दूसरे को देखा कि बगल के घर में रंगीन टीवी लग रही है, क्या लग रही है? रंगीन टीवी। तो चलो हम भी रंगीन टीवी लेकर आते हैं। अरे उसके पास तो एंड्रॉयड कौन सा है, नया वर्जन आ गया, 5G सेट आ गया उसके पास, तो मैं भी 5G लेकर आऊंगा। ऐसा ही ना, तो हमने भी हमारे देश के दूसरे देशों के संविधान से देख देखकर वहां से कुछ चीज ग्रहण किया। और यही प्रश्न आप लोगों से बात करेंगे, इसके ऊपर ठीक है। तो यहां पर हमारे देश के संविधान के अंतर्गत भी हम लोगों ने, तो हमने भी दूसरे देश के संविधान से कुछ ना कुछ चीजें ग्रहण की है। और इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो हमारे देश की जो प्रस्तावना है, जो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना शामिल की है, वो अमेरिका के देश के संविधान से प्रेरित होकर हम लोगों ने क्या की है? शामिल की है। प्रश्न एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रस्तावना हमने किस देश के संविधान से ली है, तो ध्यान रखिएगा, बात करेंगे इसके ऊपर, स्पेशली बात करेंगे, ठीक है। तो भारतीय संविधान में बिल्कुल नोट्स बनाने की जरूरत दूंगा नहीं मैं आप लोगों को। भारतीय संविधान में सारा PDF मिलेगा आप लोगों को आपके टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। रेगुलर आपकी फाइलें डल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर। एडुपथ क्लासेज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से, कहां से? अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर ली गई है, संविधान से प्रेरित होकर ली गई है, यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है, ली गई है। इसके आगे की चर्चा करें, आगे की बात करें, ठीक है, हम लोगों ने ले ली। अब बाद में सवाल आया, प्रश्न आया कि क्या ये जो प्रस्तावना है वो हमारे देश के संविधान के अंतर्गत है, यानी कि हमारे देश के संविधान के अंग है कि नहीं है। अगला सवाल आया कि हमारे देश के जो संविधान है इसका अंग है कि नहीं है ये प्रस्तावना। और ये मामला कोर्ट के अंदर पहुंच गया। कहां पहुंच गया? कोर्ट के अंतर्गत। और 1960 के बेरूवाड़ी वाद के अंतर्गत, कब की बात कर रहे हैं? 1960 के बेरूवाड़ी वाद में आपकी सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आया, या सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि भाई जो प्रस्तावना है ना वो भारतीय संविधान का अंग नहीं है। क्या कहा? भारतीय संविधान का अंग नहीं है। डुग्गू एक एक बात करूंगा, जैसे चीज जहां पर आएगी ना यूज वहां पर बात करूंगा। ऐसा नहीं, हमें रटना नहीं है ना इन चीजों को, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना है। बिल्कुल सूर्या जी वेलकम है, ठीक है। भाषा ऑस्ट्रेलिया, अभी तो बहुत सारी चीजें करनी है हमें, ठीक है। चलो अच्छी बात है, आप सभी को पता है। तो यहां पर हम लोग आगे चलें तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि ये प्रश्न सामने आया कि क्या जो संविधान की जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग है कि नहीं है। तो यहां पर क्या किया गया, कोर्ट ने फैसला दिया और सीधी सी भाषा में कहा कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग नहीं है। तो यहां से प्रश्न आ जाएगा कि किस बात के अंतर्गत प्रस्तावना को संविधान का अंग माना या नहीं माना। इस प्रकार का प्रश्न होगा तो कैसे हम लोग आंसर करेंगे। बिल्कुल पूनम जी वेलकम है, यहां पर लिख दीजिएगा कौन सा बात था। तो बेरूवाड़ी बात 1960 की कौन से बाद में? बेरूवाड़ी बाद में। बेरूवाड़ी कौन सा बाद? बेरूवाड़ी बात। और बेरूवाड़ी बात के अंतर्गत, बेरूवाड़ी बात में क्या किया? प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। प्रस्तावना को किसका अंग नहीं माना? संविधान का अंग। प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, संविधान का अंग नहीं माना, अंग नहीं माना, नहीं माना, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 1967 की, एक और बाद आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। कौन सा आता है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। और इसके अंतर्गत भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और कहा कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग नहीं है और ना ही इसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है इसका आप चाहे तो
क्या कर रहे हो, अगर संविधान को पढ़ रहे हो तो संविधान के मूल ढांचे के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हो, यानी कि जो मूल ढांचा है उसके रूप में आप इसका यूज कर सकते हो, लेकिन ये संविधान का अंग नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, 1960 के बाद 1967 में इसी प्रकार का एक और बाद आता है। इसके बाद यहां पर इसमें भी इसको नहीं अंग माना, तो 1973 में एक बार फिर मामला आया। कब आया? हाँ जी बिल्कुल, गोलकनाथ। 1973 के अंतर्गत एक और मामला आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। और इसके अंतर्गत आपके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन इसके जो मूल ढांचे हैं इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब हमें क्यों पढ़ाया गया सर? ये इसलिए पढ़ाया गया, प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में और प्रश्न पूछेगा आप लोगों से कि निम्नलिखित में से किस बात के अंतर्गत प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। तो यहां से आपको याद रखना होगा कौन सा बात था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। कब का था? 1973 का। तो इस प्रकार के सवाल का आंसर इस प्रकार से आपको देना होगा। तो यहां पर लिखते हैं दोनों ही बात। 1967 का कौन सा बात था? तो आपको ध्यान रखना है आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। कौन सा था? गोलकनाथ। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। कौन सा था? पंजाब राज्यवाद। इसमें भी सेम बात, राज्यवाद। इसमें भी सेम बात, प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। इसके बाद सीधी बात करते हैं हम लोग कहां की? 1900 कब की बात करें? 1973 की। और 1973 में बाद था कौन सा वाला? तो यहां पर ध्यान रखना, बाद था आपका केशवानंद। कौन सा? केशवानंद। केशवानंद भारती बनाम कौन सा आपका? केरल राज्यवाद। कौन सा? केरल राज्यवाद। ठीक है। और इसके अंतर्गत आपकी प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। संविधान का अंग माना गया। संविधान का अंग माना गया। साथ में अंग तो माना ही, अंग तो मान ही लिया, साथ में आपकी संसद को, किसको? संसद को इसमें संशोधन करने की अनुमति दे दी। किसको? संसद को। पूछ सकता है आप लोगों से कि प्रस्तावना में अगर कोई संशोधन करना है तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, संसद के द्वारा। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है, हमें तो पढ़ना बेसिक क्लियर करना है ना पूरा। जैसे भी पूछे प्रश्न पूछ ले, वो हमारे सारे डाउट्स अगर क्लियर हैं तो। ठीक है, बात करेंगे। जाटनी जी पता नहीं क्या मैसेज कर रहे हो आप। चलो इधर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख दीजिएगा। संसद को प्रस्तावना में, संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की। प्रस्तावना में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की। संशोधन करने की अनुमति प्रदान की। करने की अनुमति प्रदान की। अनुमति प्रदान। ठीक है, अनुमति। बात समझ में आ गई। दूसरी बात मैंने समझा दी कि इसमें किसी प्रकार का ऐसा परिवर्तन नहीं होना चाहिए जो इसके मूल जो ढांचा है उसमें कुछ ना कुछ हो जाए। तो यहां पर दो परमिशन दिए कि आप संविधान का अंग तो है ये, इसमें परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़े भाई। अब भारतीयों को तो केवल मौका मिलना चाहिए, कोई अनुमति दे दे, फिर मौका कहां छोड़ दे हम लोग। और ध्यान रखो लालाओ, इसको वेरी मोस्ट लगा लेना। ठीक है, वेरी मोस्ट लगा लेना इस वाले को, मैं पहले ही बता रहा हूं प्रश्न फंसता है, यहीं से फंसता है। अब आगे जो बात बता रहा हूं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सतीश धानका जी नमस्कार, वेलकम है जनाब। तो यहां पर बात करें कि हमें अनुमति दी और हम लोग तो इंतजार कर रहे थे इस अनुमति का। जैसे ही हमें अनुमति मिली हम लोगों ने क्या कर दिया? संशोधन कर दिया। तो संशोधन कब किया? अरे हम लोगों ने संशोधन किया 1976 में। और कौन से नंबर का किया? 42वें नंबर का। कौन सा किया था? 42वें नंबर का। और 42वां संशोधन करके हम लोगों ने क्या कर दिया? इसमें 3 शब्द जोड़ दिए। कितने शब्द? 3 शब्द। मूल ढांचे के अलावा, हाँ जी, मूल ढांचे के अलावा अन्य आप संशोधन कर सकते हो। इस प्रकार की यहां पर परमिशंस दी गई। अब अगली बात लिखते हैं, इसमें संशोधन की अनुमति दी तो हम लोगों ने क्या भी कर दिया? संशोधन भी कर दिया। लिखेंगे नोट लगा के। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन,
संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन करके, के द्वारा संशोधन करते हुए, संशोधन करते हुए प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। करते हुए प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। कितने शब्द? 3 नए शब्द जोड़े, नए शब्द जोड़े। अभी जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं सारा आप लोगों को पूरी प्रस्तावना दिखाकर कि मैंने ये चीज कहां से आप लोगों को पढ़ाई है। ठीक है, चलो जी। 3 नए शब्द जोड़े गए। अब कौन से शब्द जोड़े गए? ये प्रश्न तो आपने अगर बीए किया है तो बीए के अंदर भी 2 नंबर के अंदर पूछा जाता है कि हम लोगों ने कौन कौन से शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में ऐड किए। कौन कौन से थे? तो ध्यान रखना, पंथ निरपेक्षता। कौन सा था? एक शब्द था आपका पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। एक शब्द था आपका कौन सा? तो ध्यान देना, एक शब्द आपका कौन सा? पंथ निरपेक्षता। एक शब्द था आपका कौन सा? समाजवाद, समाजवाद। और एक शब्द था आपका कौन सा? समाजवादी करो वैसे इसको। एक शब्द था आपका एकता व अखंडता, एकता व अखंडता, या फिर सीधा लिखें अखंडता। कौन सा शब्द? अखंडता शब्द। ठीक है, ये 3 नए शब्द जोड़े थे यहां पर। कौन कौन से शब्द जोड़े थे? तो ध्यान रखना, हमें ये प्रश्न सबसे ज्यादा आता है, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। प्रश्न कैसे पूछता है? प्रश्न आप लोगों से कर लेता है कि निम्नलिखित में से प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन करते हुए कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। यहाँ पर 3 शब्द ये देंगे, एक कोई और दूसरा शब्द दे देंगे, हमें वहां से निकालना होगा। ठीक है, तो यहां से तीनों शब्दों का अर्थ भी हमें आना चाहिए। प्रश्न एग्जामिनर जो है वो प्रश्न कर देता है कि पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है, पूछ लेगा समाजवाद से क्या आशय है, अखंडता से क्या आशय है। लेकिन सर प्रस्तावना में कोई चेंज थोड़ी क्या कर सकते हैं। प्रस्तावना में चेंज कर सकते हो आप लोग, लेकिन एक शर्त है, जो उसका मूल ढांचा है ना। जैसे कि आपसे कहना चाह रहा है कि आपने किसी चीज का एक चित्र बनाया, तो ये कह रहा है कि इसका जो ढांचे का मतलब है यहाँ पर उद्देश्य, जो भाई इस प्रस्तावना का जो उद्देश्य है ना वो समाप्त नहीं होना चाहिए। जिस उद्देश्य हम लोगों ने ये चीज बनाई है उस उद्देश्य में कमी नहीं आनी चाहिए, ये बताना चाहता है। ये ढांचे का मतलब यहाँ पर क्या है कि इसका उद्देश्य जो है ना उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए, इस प्रकार की बात बताना चाहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो यहां पर आपकी पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है, इनको समझेंगे, समाजवादी से क्या आशय है, इनको समझेंगे। लेकिन कब? जब लास्ट का हमारा समय आएगा तब इन परिभाषाओं को लूंगा मैं। जैसे लोकतांत्रिक शब्द आ गया, गणतंत्रात्मक शासन आ गया, तो ये सारे शब्दों को मैं लास्ट में परिभाषित करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने संशोधन कर दिया, 3 नए शब्द जोड़ दिए। अब एक बार एग्जाम हुआ 2013 में इसका आरएएस का, और आरएएस के एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया कि हमारे देश की जो प्रस्तावना है इसमें भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया है। क्या प्रश्न पूछ लिया कि जो भारत शब्द है ना इसका प्रयोग कितनी बार किया है, और 2013 में प्रश्न पूछा। तो भाई साहब बच्चा परेशान, अरे जिसको पूरी प्रस्तावना याद है वही तो उस प्रस्तावना को लिखेगा, तब देखेगा कि भारत शब्द का प्रयोग कहां हुआ है। तो ऐसे प्रश्न भी यहां पर आपके एग्जाम में आने लग गए। तो यहां पर आप लोगों से चीज पूछ ली जाती है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, कितने प्रकार की आपको स्वतंत्रता दी है, और कितने प्रकार की आपको समानता दी है। और तो और अभी मैं बताऊंगा कि रीट के अंतर्गत जो पिछला रीट हुआ था आपका पात्रता भर्ती, उसके अंतर्गत किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया यहां से। चलो जी, बिल्कुल 2 बार किया गया। अब तो आंसर कर दोगे, लेकिन आगे प्रश्न नहीं पूछेगा ये, अब कभी प्रश्न नहीं आएगा आपके ये तो केवल विद्यार्थियों को ये देखने के लिए कि कितना वो पढ़ रहा है। तो हम लोग आगे चले ना अब, बिल्कुल जी आगे बात करते हैं। हाँ सारी बात करेंगे, अभी तो रुक तो जाओ आप, अभी तो टेंशन क्यों ले रहे हो, सारी बातें तो होने दो, अभी रुको, इसको तो बाद में करेंगे लास्ट में, पहले पूरा पढ़ ले। यहां पर हम लोग बात करें प्रस्तावना, प्रस्तावना के उद्देश्य, प्रस्तावना के उद्देश्यों की बात कर रहे हैं। यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? उद्देश्यों की।
और उद्देश्यों में क्या क्या है, तो यहां पर हम लोग बात करें प्रस्तावना के उद्देश्यों में, तो आपके 3 प्रकार के न्याय, कितने प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के न्याय आपको प्रदान करती है प्रस्तावना। क्या करती है, न्याय। और न्याय कितने हैं, 3। कोई मुझे नाम बता सकता है तीनों न्यायों की कि कौन कौन से न्याय प्रदान करती है आपकी प्रस्तावना? तो ध्यान से सुन लेना और लिख लेना, नोट कर लेना। पहला कौन सा, आर्थिक न्याय। कौन सा, आर्थिक न्याय। अभी प्रश्न बताऊंगा किस टाइप का प्रश्न पूछा था, आर्थिक न्याय। दूसरा, दूसरा ध्यान रखना आपका राजनीतिक न्याय। कौन सा, राजनीतिक न्याय। कौन सा न्याय लाला, राजनीतिक। तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा ध्यान देना, तीसरा आपका हो जाएगा आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, तीसरा बच जाएगा आपका सामाजिक। कौन सा, सामाजिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय प्रदान करती है आपकी कौन, प्रस्तावना। हो सकता है आपके मन में प्रश्न आ रहा हो, सर आर्थिक न्याय से क्या मतलब है, राजनीतिक न्याय से क्या है, सामाजिक न्याय से क्या मतलब है। सुन लेना एक बार, समझ लेना इस चीज को। जैसे कि आर्थिक न्याय का मतलब है कि पैसा, आर्थिक यानी पैसा, और पैसे के संदर्भ में सभी को न्याय प्रदान किया। तुम ऐसे नहीं कह देते यार उसको तो है ना पैसा कमाने की क्या दे दी, छूट दे दी, और मुझे तो मिली नहीं, अरे मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है यार, उसके पास तो है मेरे पास तो है ही नहीं है, मेरे साथ तो अन्याय कर दिया। अरे भाई अन्याय नहीं, आपके साथ न्याय किया, आप भी कमाओ ना पैसे, मेहनत करो ना आप भी, कौन मना कर रहा है, आपके पास भी है, बस इसका यूज करना है हमें। ये आपके आर्थिक न्याय हो गया। राजनीतिक, इलेक्शन लड़ने की आपको मना किसने की है, लड़ो ना आप इलेक्शन, राजनीति में जाओ ना आप। किसी प्रकार का ये थोड़ी कि वो ही लड़ सकता है मैं नहीं लड़ सकता। हालांकि जब वास्तविकता के जाते हैं तो भाई पहले क्या चाहिए, इनकम चाहिए, पैसा चाहिए जेब में, तब जाके आप कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, आज से ही स्टार्ट हुई है, पहला ही टॉपिक है आज भाई। ठीक है, चलो इधर बात करें सामाजिक। सामाजिक न्याय से क्या मतलब है, तो सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि समाज के अंतर्गत आप लोगों से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप सभी एक समान रहेंगे। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ताओं के लिए समान वेतन, ये सब आर्थिक में। हाँ वैसे हम लोग बात करें, इनको हम लोगों ने अलग से नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया है, इनको अलग से नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि यहाँ पर तो आपको केवल प्रस्तावना बता रही है और उन्हीं चीजों को हम लोगों ने संविधान में डिटेल से किया है, यहाँ तो केवल शॉर्ट रूप में लिखा है। बात समझ में आई, चलो जी इधर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आगे की चीजों पर। न्याय के बाद हम लोग बात करते हैं स्वतंत्रता की। तो आपको जो स्वतंत्रता दी है वो कितने टाइप की दी है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी है, स्वतंत्रता दी है आपको 5 प्रकार की। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है, तो जल्दी से यहां पर नोट कर लो कौन कौन सी है। विचार की स्वतंत्रता, इसकी स्वतंत्रता विचार। विचार के बाद दूसरी कौन सी हो जाएगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसकी, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति। ठीक है, तीसरी कौन सी हो जाएगी आपकी, तीसरी कौन सी होगी, विश्वास करोगे कि धर्म को अपनाओगे, क्या करोगे आप लोग, तो ध्यान रखिएगा आपको किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रताओं में शामिल थी। साकेत, शाबाश, पढ़ लीजिएगा। भलक, बिल्कुल गुज्जर जी वेलकम है। आपकी 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है आपकी कौन, तो ध्यान रखना प्रस्तावना। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। विश्वास और उपासना, ठीक है, विश्वास और 5वीं हो जाएगी आपकी उपासना। ये 5 प्रकार की आपको क्या मिलती है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर स्वतंत्रता मिलती है। अब आपसे यहीं पर फंसा दिया जाता है, क्योंकि आगे आप पढ़ोगे और मौलिक अधिकार पढ़ोगे, और मौलिक अधिकार में एक बार फिर आपको स्वतंत्रता पढ़ने को मिलेगी। तो वहां पूछेगा आप लोगों से कि आपके संविधान के अनुसार कितने प्रकार की आपको क्या दी गई है, मौलिक अधिकारों के अनुसार, मौलिक अधिकारों के अनुसार आपको कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो वहां हम लोगों को 6 पढ़नी होती है, जबकि प्रस्तावना में 5 पढ़नी होती है। तो हमें कंपैरिजन करके ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार है उनमें हमारी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है प्रेजेंट में, और आपकी प्रस्तावना ने 5 दी है। एग्जामिनर क्या करता है कि मौलिक अधिकार आप ज्यादा पढ़ते हो और मौलिक अधिकार की चीजें आपको याद रहती है। अब वो अलग तरीके से प्रश्न पूछता है, वो कहता है कि प्रस्तावना के अनुसार आपको कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी है, और वो डाल देगा सीधा सीधा प्रश्न 5, 6, 7, 8 ऐसे, और आप लोग जाओगे जो मौलिक अधिकारों में पढ़ा है वहां पर। लेकिन उसने तो पूछा किसके लिए था, प्रस्तावना के लिए, तो हमें आंसर यहां से करना होगा। ठीक है, चलो जी सर विश्वास पहले आएगा क्योंकि क्रम भी पूछा जाता है, बिल्कुल इसको ठीक है ऐसे लिख दो, बिल्कुल जी हाँ। आपका क्रम क्या मैं सब कुछ दिखाऊंगा यहाँ पर, वैसे आपकी प्रस्तावना के अंतर्गत सारा कुछ मैं दिखा दूंगा यहाँ से। ठीक है, विश्वास पहले लिख देते हैं, बिल्कुल सही कहा, यहाँ से विश्वास पहले लिखा जाता है।
क्रम भी आजकल रीट में ऐसा ही तो प्रश्न आया था, उसी पर चर्चा करूंगा, अभी रुक जाओ। विश्वास और धर्म, ये लीजिएगा, विश्वास और चौथी आपकी धर्म हो जाएगी। यस, अभी इस पर ही चर्चा करेंगे। अब तीनों चीजों को लिख दें इसके बाद कि ऐसा भी आपके प्रश्न आता है, आप सोचोगे नहीं जैसा प्रश्न रीट के अंतर्गत किया गया था। चलो जी, स्वतंत्रता के बाद हम लोग बात करते हैं आपकी किसकी, तो आपकी समानता की बात करता है। दो प्रकार की आपको क्या भी दी है, समानता भी दी है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। कौन कौन सी, तो ध्यान रखिएगा, एक तो अवसर की समानता और एक प्रतिष्ठा की समानता। किसकी, अवसर की और प्रतिष्ठा की समानता, दो आपको समानता भी मिलती है। ठीक है, कितनी प्रकार की, दो प्रकार की, लिख दीजिएगा नोट करके। पहली अवसर की समानता, एक तो हो जाएगी कौन सी, अवसर की समानता, और दूसरी हो जाएगी प्रतिष्ठा की समानता। कौन सी, प्रतिष्ठा की। अब सुनना मेरे दोस्तों, सारी चीजें मैं यहां पर बता रहा हूं कि आपसे प्रश्न किस प्रकार से यहां से पुटअप किया जाएगा। प्रश्न पूछेगा आप लोगों से कि प्रस्तावना के अनुसार कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, या कह देगा निम्नलिखित में से कौन सा न्याय प्रस्तावना प्रदान नहीं करती। तो यहां से आपको याद रखना है तीनों न्याय। फिर कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्रस्तावना के अनुसार नहीं दी जाती, या कह देगा प्रस्तावना के अनुसार कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इस टाइप का प्रश्न यहां से कर देगा। या फिर यहां से पूछेगा समानता से कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी समानता आपको प्रस्तावना के द्वारा दी गई है, या कितने प्रकार की दी गई है। नो जी, अमित बाबू पशु परिचर के अंतर्गत नहीं दी गई है, पॉलिटी नहीं आती। पर नहीं विश्वास, क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्योंकि उसमें जीके दे दिया, तो जीके के अंदर पूछ सकता है। वैसे राजस्थान की पूछेगा अगर पशु परिचर में प्रश्न आएगा। ये इंडिया वाली नहीं पूछेगा आप लोगों से, बेफिक्र रहिएगा, आपको नहीं पढ़नी पॉलिटिकल यहां से। ठीक है, जहां आएगी काम की चीज मैं आपको बता दूंगा एग्जाम से पहले। ठीक, आप बेफिक्र रहिएगा पशु परिचर वालों। इधर देखते हैं, अब यहां से हो सकता है आप अच्छे लेवल्स की एग्जाम देंगे, जैसे ग्रेजुएशन वाले सीईटी देंगे, वहां पर प्रश्न पूछ लेगा कि आपकी न्याय, आपकी स्वतंत्रता और आपकी समानता, इसका क्रम क्या है। प्रस्तावना के अंतर्गत जो इसका क्रम है वो कौन सा क्रम है, तो यहां से क्रम ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रस्तावना में न्याय दिया है, न्याय के बाद स्वतंत्रता दी है, स्वतंत्रता के बाद समानता दी है। ठीक है, तो ये तीनों चीज आपके क्रम में आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले न्याय दिया है, स्वतंत्रता दी है, समानता दी है। मैं कैसे बता पा रहा हूं, अभी इन सारी चीजों को मैं प्रूफ करके आपको जो ओरिजिनल प्रस्तावना है उसमें लेकर चलूंगा। इसके बाद हाँ सीटी में आएगी भाई। इसके अलावा ध्यान रखना, आप लोगों से पूछ सकता है कि जो स्वतंत्रता हम लोगों को प्रदान की है उसका क्रम क्या है। तो यहां से जो आपकी रीट के अंदर प्रश्न पूछा था वो यहीं से पूछा था कि आपकी स्वतंत्रताओं का क्रम क्या है प्रस्तावना के अंतर्गत। अब सोच लो कितना डीप वो पहुंच गया। इनका क्रम देख ले कि उल्टा सुल्टा नहीं करना, आपको क्रम में याद रखना है। पहले आपको विचार दिया है, फिर अभिव्यक्ति की दी है, फिर विश्वास की, फिर धर्म की, फिर उपासना की। इस प्रकार से आपको क्या दी है, स्वतंत्रता दी है। क्लियर यहां तक की बात। चलो जी, हाँ सीटी देंगे पहले, तो सीटी को पढ़ लो अच्छे से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रस्तावना की, ये क्या हो गए, उद्देश्य हो गए। उद्देश्यों के आगे हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़े हम लोग तो यहां से आप लोगों से पूछ लेता है कि प्रस्तावना है ना वो हम लोगों ने कितने देशों से ग्रहण की है। प्रस्तावना के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो किस देश से ली है। जैसे कि हम लोगों ने अभी अभी एक चीज तो पढ़ चुके हैं कि अमेरिका से हम लोगों ने क्या लिया है, तो अमेरिका से हम लोगों ने प्रस्तावना को ही लिया है एक तरह से, कि संविधान में क्या होनी चाहिए, प्रस्तावना होनी चाहिए। इस प्रकार की बात को हम लोगों ने अमेरिका से ग्रहण किया। इसी प्रकार से आपसे कहे कि जो प्रस्तावना की हमारी भाषा है, भाषा का मतलब सर ये लिख रहा है वैसा, अरे नहीं, भाषा का मतलब है वहां पर आपकी फीलिंग्स, भावनाएं। जो प्रस्तावना की भावना है ना वो हम लोगों ने कहां से ली है, तो वो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया। कहां से लिए, ऑस्ट्रेलिया से। बिल्कुल जी, बात करेंगे इनकी भी फलक, बिल्कुल। तो यहां से ऐसी चीजें बात करते हैं कि हम लोगों ने कहां से क्या लिया है। चलो जी, प्रस्तावना 4 देशों के संविधान से मिलकर बनी है। 4 देशों के संविधान से मिलकर बनी है। संविधान से मिलकर बनी है। कौन कौन से देश हैं उनकी चर्चा करते हैं। कौन कौन से देश है भैया, चलो जी लिख दो चारों के चारों देश। एक तो हो गया आपका कौन सा, अमेरिका। एक तो कौन सा हो गया आपका, अमेरिका हो गया। एक आपका देश हो गया कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। एक कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। एक आपका हो गया कौन सा, तो ध्यान रखिएगा, रूस हो गया। एक कौन सा हो गया, रूस। और एक हो गया आपका कौन सा, फ्रांस। एक कौन सा हो गया, फ्रांस। तो 4 देशों के संविधान से हम लोगों ने क्या ली है,
प्रस्तावना ली है। क्लियर है बात? चलो जी, जी हाँ बिल्कुल, आगे की चर्चा करते हैं। तो यहां पर एक एक चीज आपको नोट कर लेनी है साथ के साथ। अमेरिका से तो हम लोगों ने क्या ली है? प्रस्तावना ली है। और प्रस्तावना में क्या लिया है? जो पहली लाइन है, पहली लाइन कौन सी? हम भारत के लोग। ये वाली बात भी हम लोगों ने अमेरिका से ग्रहण की है। कहां से? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ठीक है, ये वाली जो बात है वो हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से क्या की है? ग्रहण की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। और भाषा का जो हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है वो किसके लिए किया है? इसकी भावना के लिए किया है। ठीक है, आप वाली भावना नहीं है भाई, है ना? कोई सोच रहा हो कि कहीं मेरा तो नाम नहीं ले दिया। चलो जी, आगे बात करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने फ्रांस से क्या लिया है? तो फ्रांस से हम लोगों ने जो आपने क्या पढ़ी? स्वतंत्रता पढ़ी है, बंधुता पढ़ी है। बात करेंगे बंधुता के ऊपर भी, वो भी हम लोगों ने कहां से ली है? फ्रांस के संविधान से ली है। कहां से? फ्रांस से। तो यहां पर लिख सकते हैं स्वतंत्रता, स्वतंत्रता व बंधुता, व बंधुता, ये हम लोगों ने कहां से लिए है? तो ये आपके फ्रांस के संविधान से लिए है। रूस की बात करते हैं तो रूस से हम लोगों ने 3 प्रकार की जो न्याय है, क्या 3 प्रकार के जो न्याय है वो हम लोगों ने रूस से ग्रहण किए हैं। कहां से ग्रहण किए हैं? रूस से। 3 प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के जो न्याय है, प्रकार के न्याय, ये हम लोगों ने कहां से ग्रहण किए हैं? तो ध्यान रखिएगा, रूस से ग्रहण किए हैं। कहां से ग्रहण किए लाला? रूस से ग्रहण किए हैं। ध्यान रहेगी ये बात, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो मैं कान के नीचे लगा दूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अगली बात करते हैं। ये तो हमारे देश के संविधान के अंतर्गत जो प्रस्तावना है वो कितने देशों से ली है, वो वाली बात हो गई। अब अगली बात हम लोग किसकी करते हैं? तो आपकी पहले प्रस्तावना को देख लीजिएगा, इसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। ये हमारी मूल प्रस्तावना है। जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो मूल प्रस्तावना आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। जैसे कि लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, देखिएगा, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सबसे पहले क्या दिया है? न्याय दिए हैं। इसके बाद स्वतंत्रता दी है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये क्रम रहा पूरा, ये क्रम है इसका। और समानता, इसके बाद क्या दी है? समानता। यानी कि ये 3 तो क्या दे दिए? न्याय दे दिए। ये 5 आपको क्या दे दी? स्वतंत्रता दे दी। 5 क्या दी है? स्वतंत्रता। और यहां पर 2 क्या दे दी? ये आपकी समानता दे दी, या समता कह दो। ठीक है, ये 2 प्रकार की क्या दी है? अवसर और प्रतिष्ठा की समता दी है। हाँ जी, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहां पर लिखा है, देखो क्या चेंज किया है। एक शब्द तो कौन सा जोड़ा है? ये शब्द जोड़ा है, समाजवादी। ठीक है, एक कौन सा जोड़ा है यहां पर? तो एक जोड़ा है शब्द, ये रहा पंथ निरपेक्ष। ठीक है, ये शब्द जोड़ा है। एक शब्द जोड़ा है यहां पर अखंडता। कौन सा? अखंडता। तो ये 3 नए शब्द है जो हम लोगों ने प्रस्तावना के अंदर 42वां संविधान संशोधन करके क्या किया है? इनको ऐड किया है। इसके साथ ही हम लोग देखें कि इनको कब लागू किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। कब? जो इस प्रस्तावना है इसको जब हम लोगों ने संविधान को क्या किया? पारित किया, उसी के साथ इस प्रस्तावना को क्या किया? पारित कर दिया। 26 नवंबर 1949 के दिन हम लोगों ने इस प्रस्तावना को क्या किया था? पारित किया था। बिल्कुल विष्णु शर्मा जी, वेलकम है। बात क्लियर हुई होगी। अब यहां से आप लोगों से पूछ सकता है, क्या प्रश्न पूछ सकता है कि जो आपकी प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना क्या है? आपकी प्रस्तावना, इस प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य में आपको लिखवा चुका। उद्देश्य यानी कि ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही है ना, ये चीजें, ये इसके उद्देश्य हैं। ये क्या है? इसके उद्देश्य। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? इसके उद्देश्य है। ये इसके क्या लिख रहे हो आप लोग? उद्देश्य लिख रहे हो। ठीक है, मेन उद्देश्य यही है इस प्रस्तावना के, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। थोड़ा सा स्पीड, चलो जी ठीक है साहब, स्पीड में कर देंगे। इधर बात करते हैं हम लोग, यहां पर नोट करके लिखते हैं, प्रस्तावना में केवल, क्या कहें? प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ है, एकमात्र संशोधन किया है, संशोधन।
और संशोधन करके क्या किया है हम लोगों ने, संशोधन करके हम लोगों ने क्या किया है, 3 शब्द शामिल किए हैं। क्या किया है, 3 शब्द शामिल किए हैं, शामिल किए हैं। अब आपसे उद्देश्य हो गई, प्रकृति पूछे कि प्रस्तावना की प्रकृति कैसी है, तो प्रस्तावना की जो प्रकृति है, ये प्रकृति है एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक जो गणराज्य है, ये इसकी क्या है, प्रकृति। क्या है ये, इसकी प्रकृति है, प्रकृति। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग प्रस्तावना की प्रकृति। प्रस्तावना की प्रकृति में क्या क्या शामिल होगा, प्रस्तावना की प्रकृति, प्रकृति में शामिल हो जाएगा आपकी पंथनिरपेक्षता। कौन कौन सी चीजें शामिल होगी, पंथनिरपेक्षता, निरपेक्षता, अखंडता, सॉरी अखंडता शामिल नहीं करनी, समाजवाद, समाजवादी, लोकतंत्र, लोकतंत्र, गणराज्य, संप्रभुता, संप्रभुता। ये सारी बातें किसमें शामिल होती है, ये सारी बातें आपकी प्रकृति में शामिल होती है। किसमें शामिल होती है, प्रकृति में। टाइम 4 से और रात 9 बजे, बिल्कुल जी। पीछे देखो सर, पीछे, हाँ पीछे देखे हैं, 4 बजे अपनी क्लास रहती है रेगुलर पॉलिटी को लेकर, ठीक है। इसके बाद आप लोगों से पूछ ले, एग्जाम के अंदर प्रकृति मैंने आपको बता दी, उद्देश्य मैंने आपको बता दिए। अब बात बचती है कि जो हमारे संविधान है ना, इस संविधान की जो अंतिम शक्ति है वो किसके पास है। तो अंतिम शक्ति हम लोगों ने यहां पर पहले ही लिख दी कि हमारा जो संविधान बना है वो किसके द्वारा बनाया गया है, हम भारत के लोग, हम का मतलब हम खुद जनता, ठीक है। तो हम लोगों की जो शक्ति है, संविधान की जो शक्ति है, अंतिम शक्ति, वो किसके पास है, वो भारत के पास है, भारत के लोगों के पास है, यानी कि जनता के पास है। तो यहां पर इस बात को कहीं ना कहीं नोट करके लिख दें, क्योंकि नहीं भरोसा एग्जामिनर का वो कैसा प्रश्न करे। नोट, संविधान की अंतिम शक्ति, अंतिम शक्ति, अंतिम शक्ति किसके पास होगी, तो अंतिम शक्ति आपके किसके पास होगी, यानी भारतीय जनता के पास। समय हो गया क्या हमारा, भारतीय जनता के पास होगी, अभी तो टाइम है, भारतीय जनता के पास होगी, भारतीय जनता के पास, भारतीय जनता के पास, ठीक है। चलो जी, तो ये चीजें आपको यहां से क्या करनी थी, याद करनी थी। इसे लागू कब किया गया, तो लागू की डेट तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, किस दिन पारित किया गया, पारित लिखना है। पारित जो किया गया था इसको, वो पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 के दिन, 1949। यहां पर लिखा है हम लोगों ने 3 शब्द, 3 शब्द आए होंगे यहां पर कि हम लोगों ने क्या किया है, अंगीकृत। ये रहा अंगीकृत, एक मिनट, ये रहा आपका अंगीकृत, ये रहा आपका अधिनियमित और ये रहा आत्मार्पित। अंगीकृत का मतलब होता है हमारे अंगों से हम लोगों ने क्या किया, इसको स्वीकार किया है। अधिनियमित यानी कि इसको लागू कर रहे हैं हम लोग। आत्मार्पित यानी कि आत्मा से हम लोग अर्पण कर रहे हैं। तो इसको हम लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों से प्रश्न कर सकता है कि आपके देश की प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, या फिर कह देगा आपसे आत्मार्पित किया गया। हम लोग आंसर कर सकते हैं। इसके बाद हमारी आगे की चर्चा करते हैं इन शब्दों के ऊपर कि सर ये समाजवाद का मतलब क्या है, पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है, लोकतंत्र का मतलब क्या है, गणराज्य का मतलब क्या है, संप्रभुता का मतलब क्या है। एक एक शब्द की चर्चा कर रहा हूं यहां पर। एक शब्द आता है आपका संप्रभुता, और पहली क्लास के अंदर, कल की क्लास के अंदर मैं इस शब्द को समझा चुका हूं। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा संप्रभुता का मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता, और मैंने बताया भी था कि संप्रभुता 2 टाइप की होती है। अगर कल की क्लास नहीं देखी तो जाकर जरूर देखना, मैंने सब कुछ बता दिया इसके बारे में। सर आप क्लास रोज लेते हो, चलो जी, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। अब यहां पर संप्रभुता का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र, यानी कि हम हमारे देश के अंदर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये हम फैसले लेते हैं, यानी कि हम किसी दूसरे के गुलाम नहीं है। तो आप क्या हैं, संप्रभु है, ठीक है। कल मैं अच्छे से बता चुका था आपको इंसान का, रोबोट का मतलब, वहां से आपके समझ में सारी बातें आ गई होंगी, ठीक है। चलो लालाओ, इधर देखते हैं हम लोग यहां से और बातें करते हैं। शाबाश, ये हमें भी दिखा दो, वेरी गुड, धन्यवाद आपका। चलो जी, संप्रभुता का मतलब होती है पूर्ण स्वतंत्रता। क्या कह सकते हैं, पूर्ण स्वतंत्र। वैसे हम लोग बात करें यहां पर स्वतंत्र, इस बात पर हम लोगों से
अगर बीच में बात करते हैं तो थोड़ा सा मुद्दा भी उठा था 1949 के अंतर्गत। हम लोग किसके कॉमनवेल्थ जो होते हैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे, लेकिन हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इनके कहने पर हम लोग क्या कर गए, वहां पर भी उसका हिस्सा बन गए। इसकी वजह ये थी कि हम लोग किसी दूसरे देश के अंडर में तो नहीं, गुलाम बनकर तो नहीं, उसके सहयोग से आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन हमें कुछ ध्यान नहीं रखना, आपके काम की चीजें नहीं है। आपके काम की चीज इतना है, अगर संप्रभुता पूछे तो इसका मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता। एक शब्द आता है आपका कौन सा, समाजवाद। कौन सा आता है शब्द, समाजवाद। समाजवाद का मतलब क्या है कि हमारे पास जो संसाधन है ना, हमारे पास जितने भी संसाधन है उन संसाधनों पर अधिकार हमारी सरकार का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, सरकार का, ताकि हमारे देश के अंतर्गत उन संसाधनों से सभी व्यक्तियों का यानी सभी समाज का क्या हो सके, कल्याण हो सके। केवल लिख नहीं रहा हूं यहां पर, समझ लेना इन चीजों को, क्योंकि लिखेंगे तो बहुत समय हमें लग जाएगा। ठीक है, तो समझ लेना बस। इसके बाद ये भी आपके प्रश्न नहीं आता एग्जाम में, जहां से प्रश्न आएगा भाई मैं बोल दूंगा, उन चीज को मैं लिख दूंगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक शब्द आता है लोकतंत्र। कौन सा शब्द आता है, लोकतंत्र। और ये प्रश्न आता है एग्जाम में, प्रश्न आता है सीधा कि लोकतंत्रात्मक शासन से आप क्या समझते हैं। हमारा दुर्भाग्य कि हम लोग बिल्कुल, जी हाँ रामकिशोर, मैं तो हमेशा क्लास में चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, मैं यही बात कहता हूं कि ये चीज तो आपकी ऐसी है जो जीवन के अंतर्गत कहीं ना कहीं काम में आने वाली चीजें हैं। तो क्लास जरूर लिया करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन 40 दिनों के सेशन के अंतर्गत। चलो इधर देखते हैं हम लोग लोकतंत्र। आपसे प्रश्न भी आता है कि लोकतंत्रात्मक शासन से आप क्या समझते हैं। तो लोकतंत्रात्मक शासन से आशय होता है कि भाई आपका जो क्या है, लोकतंत्र यानी कि लोक यानी जनता और तंत्र यानी शासन, कि जनता का जो शासन है वही तो लोकतंत्र होता है। जी हाँ सर, तो आपसे परिभाषा रूप में पूछे तो क्या बोलोगे, तो अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा दी है लोकतंत्र की, कि जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन किया जाता है वही कहलाता है लोकतंत्र। क्या बोला, ध्यान से सुनना, जनता के लिए, जनता के लिए, किसके लिए, जनता के लिए, और किसके द्वारा किया गया, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा किया गया शासन, किया गया शासन क्या कहलाता है, तो ध्यान रखना, किया गया शासन आपका लोकतंत्र कहलाता है। एक शब्द आता है गणतंत्र। एक शब्द कौन सा आता है, गणतंत्र। और आप लोग सब जानते होंगे गणतंत्र का मतलब, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे। अरे आप लोग 26 जनवरी मनाते हो कि नहीं मनाते, और 26 जनवरी आप लोग किस रूप में मनाते हो, गणतंत्रात्मक दिवस के रूप में मनाते हो। किस रूप में मनाते हो, गणतंत्रात्मक दिवस के रूप में। तो मुझे कोई बता सकता है कि गणतंत्रात्मक शासन से क्या आशय होता है। तो गणतंत्रात्मक से आशय होता है कि हमारा जो देश का मुखिया होगा वो वंशानुगत ना होकर क्या होगा, निर्वाचित होगा। यानी कि हमारा मुखिया यानी कि देश का अध्यक्ष, हमारा मुखिया वंशानुगत ना होकर, क्या नहीं होकर, वंशानुगत ना होकर क्या होगा, ना होकर निर्वाचित होगा। क्या होगा, निर्वाचित। और हमारा मुखिया कौन है, राष्ट्रपति। हमारा राष्ट्रपति किस प्रकार से चुनते हैं हम लोग, निर्वाचित करते हैं, निर्वाचित होगा। तो ये आशय होता है आपके किससे, गणतंत्र से। क्लियर है बात, तेल राठौर, शाबाश। अब आगे एक चीज की और चर्चा कर लेता हूं लास्ट में। आपके एक प्रश्न और आपके एग्जाम में बनता है। प्रश्न आता है कहां से, तो प्रश्न बनता है आपके कुछ महत्वपूर्ण कथनों से। किससे बनता है, महत्वपूर्ण कथनों से, महत्वपूर्ण कथनों से, महत्वपूर्ण कथन। जरूर ध्यान रखने महत्वपूर्ण कथन आप लोगों को, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना रहती है। आपने देखा होगा प्रश्न, एक प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। क्या प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहते हो। तो भारतीय कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आए, कुछ भी चीज नहीं समझ में आए, यहां कमेंट कर देना लाइव में कमेंट ना करो। ऑफलाइन देख रहे हैं तो भी कोई चीज समझ में नहीं आई तो उसको ऑफलाइन कमेंट कर देना। नेक्स्ट डे आऊंगा तब पक्का उसको समझाऊंगा। ठीक है, इस समझ में सारी चीज आनी चाहिए। महत्वपूर्ण कथनों में पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि प्रस्तावना को संविधान का अंग किसके द्वारा कहा गया, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया। या फिर वो प्रश्न कर देगा, कुछ नहीं कहेगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है।
तो संविधान की जो आत्मा कहा जाता है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, वो बात अलग है कि आर्टिकल 32 को बी कौन, B.R. अम्बेडकर जी, इनके द्वारा क्या कहा गया था, संविधान की आत्मा कहा गया था, वो अलग बात है। उन्होंने अनुच्छेद 32 को कहा है। इनमें यहां पर पूछ रहा हूं कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। मैंने प्रश्न बोला है आप लोगों के लिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, क्या बोला है मैंने, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया है, आत्मा किसने कहा है, किसने कहा है। ठीक है, अगला एक प्रश्न आता है, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा। कमेंट बॉक्स में आंसर चाहूंगा सबके। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, परिचय पत्र किसने कहा है, किसने कहा। ठीक है, एक प्रश्न आता है, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली, संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, कुंडली किसने कहा है। एक प्रश्न आता है आपके कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है, संविधान की कुंजी किसने कहा है, कुंजी किसने कहा है, किसने कहा। एक लास्ट और यहां पर 5 कथन है जो याद करने होते हैं आपको। एक प्रश्न आप लोगों को दे दिया जाता है कि प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा, दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा, विचार किसने कहा। तो जल्दी से मुझे लगता है कि आंसर्स आगे होंगे, देख लेने चाहिए हमें सामने। शाबाश, वेरी गुड। पूनम जी हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा, साथ में ठाकुर दास भार्गव के द्वारा भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। बिल्कुल जी, शाबाश। राजनीतिक कुंडली भार्गव ने ना, पूनम ये तो गलत कर दिया। राजनीतिक कुंडली थोड़ी कहा था, के एम मुंशी ने कहा था राजनीतिक कुंडली तो। ठीक है, चलो जी, यहां पर बात करें हम लोग तो सबसे पहले हमें आंसर करना है किसका, संविधान की आत्मा। तो ये कहने वाले हैं कौन, ठाकुरदास भार्गव। पहले तो नाम ध्यान देना किसका, ठाकुरदास भार्गव जी का। ठाकुरदास कौन है आपकी, ठाकुरदास भार्गव जी। ठीक है, और इनका साथ देने वाले थे यानी कि एक और व्यक्ति हुए कौन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, तो इन्हों के द्वारा भी क्या कहा गया, आत्मा कहा है। दूसरी बात करें हम लोग तो आपके संविधान का परिचय पत्र। तो संविधान का जो परिचय पत्र कहा है वो N.A. पालकीवाला ने कहा है। किसने कहा है, N.A. पालकीवाला ने। किसने कहा है, N.K. पालकीवाला ने। किसने कहा है, N.A. पालकीवाला ने। क्लियर बात। अगली चीज क्या थी, शाबाश, कुंडली। तो राजनीतिक कुंडली जो कहा है वो के.एम. मुंशी ने कहा है। किसने कहा है, के.एम. मुंशी ने। ठीक, इधर बात करते हैं हम लोग संविधान की कुंजी किसने कहा है। तो संविधान की कुंजी कहा है अर्नेस्ट बार्कर ने। किसने कहा है, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है, वार्कर। ठीक है, तो ये कथन हो गए आपके लिए। अब लास्ट बचा है आपका, और लास्ट का किसी ने भी आंसर नहीं दिया। ठीक है, आखिरी आपके लिए छोड़ा था मैंने कौन सा, तो प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा। और ये मैं आंसर आप लोगों का ऑफलाइन चाहूंगा, ऑफलाइन, क्योंकि आप ढूंढोगे कब, पढ़ोगे कब, इसके बारे में ढूंढोगे तो कुछ नई चीजें और मिलेंगी। ठीक है, बिल्कुल जी। क्या नाम इनका, प्रियल राठौड़ जी। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप लोगों से आपसे आग्रह है कि आप लोग सारी ये जो जितना भी मैंने पढ़ाया है इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं जाएगा प्रस्तावना से। ठीक है, मैंने सारा कुछ इसके अंदर आपके लिए डाल दिया है कि प्रस्तावना कहां से आती है, 13 दिसंबर वाले दिन से आती है। इसमें एक बार संशोधन हुआ है, 3 नए शब्द जोड़े हैं। कहां से ली है, अमेरिका से ली है।
3 बाद है जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। साथ में मैंने आपको यह भी बताया कि यहां पर संशोधन करके 3 शब्द नए शब्द जोड़े, इसमें संशोधन करने की अनुमति हमने संसद को दी। साथ में हम लोगों ने चर्चा की यहां पर कि इसके उद्देश्य क्या क्या है। तो उद्देश्य यहां पर न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, बंधुता हो गया, ये इस प्रस्तावना की क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। इनकी हम लोगों ने चर्चा कर ली। यहां पर क्रम भी मैंने आपको बताया, क्रम जरूर ध्यान रखना है। इसके साथ ही मैंने कहा कि हमारे देश की जो प्रस्तावना है वो 4 देशों के संविधान से क्या है, कहीं ना कहीं संबंधित है। तो 4 देश कौन कौन से हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, फ्रांस है, ये हमें ध्यान रखने हैं। साथ ही हमको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो प्रस्तावना है इसके अंतर्गत इसकी प्रकृति क्या है, कब इसको पारित किया गया, कब इसकी जो अंतिम शक्ति है वो किसके हाथ में है, तो जनता के हाथ में, क्योंकि पहली लाइन में लिखते हैं हम लोग कि हम भारत के लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने यहां पर चर्चा की कि आपके जो इन शब्द हैं इनका अर्थ क्या है, संप्रभुता किसको कहते हैं, समाजवाद किसको कहते हैं, लोकतंत्र किसको कहते हैं, गणतंत्र किसको कहते हैं। इसके साथ ही आपको ध्यान में रखना है आगे एक चीज कि कौन से कथन किसके द्वारा कहे गए हैं। बिल्कुल विष्णु शर्मा करेक्ट आंसर दे दिया। कृष्णा जो स्वामी अय्यर है, अय्यादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है अय्यादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और आपने इसको देखा होगा, अगर कहां पर देखा है तो प्रारूप समिति के अंदर, प्रारूप समिति का भी ये क्या हुआ करता था, सदस्य हुआ करता था। तो इसी प्रकार से आज के टॉपिक को हम लोगों ने फिनिश किया और आगे की जो हम लोग चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे किस टॉपिक के साथ। तो अगला टॉपिक रहेगा आपका मौलिक अधिकार वाला। कौन सा, मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे। सोमवार हमारा हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार, इस वीक में हम लोग मौलिक अधिकार को भी कंप्लीट कर लेंगे। और मौलिक अधिकार और आपकी किसकी प्रस्तावना का टेस्ट रखेंगे संडे के दिन, ठीक है। पढ़ा उसका रिवीजन तुरंत ही, तो मजा आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग चर्चा करेंगे। और अच्छी क्लास लगी हो तो लल्लाओ अपने जो दोस्त है ना जो सीटी की तैयारी कर रहा है उन तक क्लास पहुंचा देना, इतना मैं आप लोगों से लास्ट में चाहूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। क्यों, साथियों तक पहुंचाना है। और जो नए विद्यार्थी है वो सपोर्ट करेंगे तभी काम चलेगा, क्योंकि मजा तभी आता है कि फ्री में यहाँ पर पढ़ाने में। बात समझ में आ रही है ना आपको। इसके साथ ही सारी पीडीएफ आप लोगों को कहां पर मिलेगी, तो सारी पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम कौन सा है हमारा, टेलीग्राम चैनल कौन सा है, तो आपको याद रख लेना है, सर्च करना एडुपथ। कौन सा सर्च करोगे, एडुपथ क्लासेज। क्या सर्च करोगे, एडुपथ क्लासेज, CLASSES और ऑफिशियल, ठीक है। ऑफिशियल जैसे ही सर्च करोगे वहां पर आपको मिल जाएगा और वहां सारी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। इसके साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर आपके लिए कुछ टेस्ट सीरीज यहाँ पर फ्री भी रखी गई है। टेस्ट सीरीज जो आपको मिलेंगी वो आपके एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगी और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से सीधा एप्लीकेशन डाउनलोड करके जा सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, इसी प्रकार से आपकी भाषा में ही इस पूरे संविधान को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास हो रही है हिंदी की, ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है हिंदी के अंदर 11 में से 11 क्वेश्चन सही होने चाहिए। बात समझ में आ गई। टेक केयर, बाय बाय।